अवर चैनल अचीवर्स फाउंडेशन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में चार्ज के बारे में। आई होप आपने वो चार्ज का वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको उसमें काफ़ी कुछ यूज़फुल नॉलेज मिली हुई है। अब इसी चार्ज की स्टडी के बाद अगर हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए अब एक नया टर्म आएगा, एक नई क्वांटिटी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आएगी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और हमें अब इसी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करना है। याद रखिए चार्ज के कारण ही करंट आता है, इसलिए अब हम चार्ज की स्टडी करने के बाद करंट को स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो चार्ज के बेस पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी को हम दो फील्ड में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो फील्ड कहलाती है वो चार्ज की याद रखिए हम चार्ज के बेस यानी चार्ज की पोजीशन के बेस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी की दो फील्ड बनती हैं जो चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड करती है। पहली कहलाती है स्थैतिक विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे यहाँ नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है चार्ज की स्टैटिक कंडीशन या चार्ज की रेस्ट कंडीशन। तो हमारी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहता है। ठीक है, यानी चार्ज क्या हो, रेस्ट हो, स्टेबल कंडीशन में हो। ओके, व्हेन चार्ज विल बी इन अ रेस्ट कंडीशन और अ स्टेबल कंडीशन, इट दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और यहीं से आपका एक फिजिक्स की नई ब्रांच या इसी का एक पार्ट कह सकते हैं जिसको आपने कई बार सुना है कभी ध्यान नहीं दिया होगा, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी सारे उस इलेक्ट्रिक फिनोमेना की करते हैं जहां चार्ज रेस्ट में होता है। इसी के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग फील्ड बन जाती है। दूसरी कंडीशन इसकी अगर हम बात करें तो वो होती है चार्ज के मोशन की, जस्ट अपोजिट केस। अगर चार्ज रेस्ट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो चार्ज अगर मोशन में है तो उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी चार्ज के मोशन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यही हमारी स्टडी आज के इस वीडियो की है। आज हमारा टॉपिक यही है। ओके, तो जब विद्युत आवेश गति में होता है, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, इट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा विद्युत। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो पिक्चर्स हैं और यहाँ इन पिक्चर्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वो सारे फिनोमेना चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स से रिलेटेड होंगे। ओके, तो ये उससे रिलेटेड बात करेंगे। अब यहाँ जैसे पहला ये केस, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बच्ची ने एक मेटल बॉल को टच किया हुआ है। ये मेटल बॉल में चार्ज पहले से थे और इसके इफेक्ट के कारण इसके जो बाल हैं, इसके जो हेयर्स हैं, वो स्ट्रेट कंडीशन में आ गए, ये हवा में खड़े हो जाते हैं। तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू चार्जेस। ये चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र हुए और यहाँ पर इन्होंने चार्ज की प्रॉपर्टी क्रिएट की। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसी करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारी डेली लाइफ में आप जुड़ा हुआ है। करंट के बिना आपकी लाइफ का कोई भी काम नहीं होता। तो एक सर्किट है हमारे सामने और इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास लोड है। ये लोड है यानी बल्ब, एक सोर्स है बैटरी, और इसमें करंट फ्लो करता है सर्किट यानी वायर से होते हुए, और ये करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। यानी अब हम करंट को स्टडी करने वाले हैं और करंट का फ्लो ही जो है वो आता है चार्ज के फ्लो के कारण, इसलिए हम इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आखिर देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो व्हाट इज़ करंट, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आखिर जिस करंट के लिए हम बात कर रहे हैं तो वो करंट आखिर होता क्या है, हम क्यों इसकी स्टडी कर रहे हैं, चार्ज से इससे क्या रिलेशन है। ओके, तो अब करंट की बात करेंगे। तो करंट आपने डेली लाइफ में देखा है। सिंपल इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो पहले उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो जब आवेश किसी कंडक्टर यानी सुचालक से दूसरे में जाता है, बिल्कुल डेफिनेशन को अगर हम इसमें आप रीड कर सकते हैं, करके देखें, नहीं तो बिल्कुल सिंपल टर्म है। जब कोई चार्ज एक कंडक्टिंग मटेरियल से दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल में ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और इस प्रोसेस में क्या होता है, स्पार्क क्रिएट होता है।
इसको बहुत अच्छे से समझिए। आपने बहुत सर्दियों के टाइम ये चीज़ या ये एग्ज़ाम्पल देखा होगा अपनी लाइफ में। जब आप ब्लैंकेट को ओपन करते हैं, रात में अंधेरे में आप ब्लैंकेट को सर्दियों में ओपन करिए तो उसमें स्पार्क क्रिएट होते हैं, एक साउंड भी आता है। और कभी-कभी आप मान लीजिए किसी फाइबर चेयर पर बैठे हुए हैं, काफ़ी देर वर्किंग कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही सडनली आप किसी मेटल को टच करते हैं, तो आपको एक झटका सा लगता है और थोड़ा-सा साउंड भी स्पार्क जैसा क्रिएट होता है। ये सब क्या है? तो ये सब है चार्ज। अब जो हमारा ब्लैंकेट है वो हमारा ऊन हुआ और उस पर कोई ना कोई चार्ज क्रिएट हुआ होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, अब वो एयर फ्रिक्शन भी हो सकता है। याद रखिए, चार्ज क्रिएट होने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं वो फिजिकल मीडियम हमें दिखाई दे, एयर के फ्रिक्शन से भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, तो फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस हुआ और वो चार्ज उस मटेरियल में स्टोर था, स्टैटिक कंडीशन में था। लेकिन जैसे ही उस चार्ज को आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिला, रास्ता मतलब हमारा किसी कंडक्टिंग मटेरियल के कांटेक्ट में आया। चार्ज का नेचर होता है फ्लो कर जाना, तो वो चार्ज फ्लो कर गया। और जब चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। यहाँ ट्रांसफ़र किसका हो रहा है? एनर्जी का। और याद रखिएगा मेरी बात को कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस ज़रूर होगा। कभी भी 100% एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। और ये जो लॉस है ये हमें 3 तरीके से दिखाई देता है। वो हमारे 3 जो टाइप्स हैं, जो 3 टाइप्स ऑफ लॉसेस हैं, वो होगा हीट, वो होगा स्पार्क या लाइट और एक होगा साउंड। यानी इनमें से किसी न किसी पार्ट में ये लॉस ज़रूर होगा। तो आपने स्पार्क भी दिखाई देता है, उसमें साउंड भी होता है, वहाँ हीट भी आती है। ऐसे ही अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑपरेट कर रहे हैं, पंखा बहुत देर तक चल रहा है तो वो गर्म हो जाता है, तो हमारा इलेक्ट्रिकल लॉस हुआ हीट के फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे लॉस देखने मिलेंगे, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वहाँ स्पार्क क्रिएट होता है। ओके, तो जब एनर्जी का ट्रांसफ़र यानी चार्ज का ट्रांसफ़र एक कंडक्टिंग मटेरियल से दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल में होगा तो वहाँ स्पार्क क्रिएट होता है। और ग्रीक वर्ड में या ग्रीक लैंग्वेज में इस स्पार्क को बोलते हैं इलेक्ट्रा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रा। तो यहाँ जो स्पार्क क्रिएट हो रहा ग्रीक में उसे इलेक्ट्रा बोला जाएगा और इसी वर्ड से इस पूरी साइंस की विंग का नाम रखा गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सारा फिनोमेना इलेक्ट्रा यानी चार्ज के कारण, एनर्जी के कारण है। तो स्पार्क जो क्रिएट होता है, बार बार हमें स्पार्क दिखाई देता है, ग्रीक में उसे इलेक्ट्रा बोलते हैं और इसीलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ हमने देखा चार्ज ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और यहाँ जो फ्लो होता है चार्ज का वो कहलाता है करंट। ओके, जहाँ कहीं भी चार्ज का फ्लो होगा वो करंट कहलाएगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इमेजिन करना चाहें तो चार्ज की बजाय हम कहते हैं पानी। और पानी का फ्लो यानी हमारा जो पानी है वो चार्ज हो जाता है, वो एक डायरेक्शन से किसी दूसरी डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। तो रिवर का, कैनाल का, पानी का कोई भी फ्लो आपको देखने मिलेगा उसको भी हम करंट ही बोलते हैं। मैथ में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ओके, तो इसमें इसको रिवर के फ्लो को उसमें करंट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं, करंट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो यहाँ कहीं भी फ्लो वर्ड आता है वो करंट से ही इंडिकेट होता है। तो साइंस में भी हमारा चार्ज का फ्लो क्रिएट हुआ करंट। तो बिल्कुल डेफिनेशन इसी से बन जाती है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो किसी चालक में से आवेशों के प्रवाह की दर, किसी चालक में से आवेशों के प्रवाह की दर धारा कहलाती है, यानी द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब यहाँ एक बात पर बहुत ध्यान देना है कि यहाँ मैंने कहा रेट शब्द पर ध्यान देना है। चार्ज का ट्रांसफ़र होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है चार्ज कितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहा है। याद रखिएगा, रेट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जितनी तेज़ी से चार्ज ट्रांसफ़र होगा उतना ज़्यादा करंट क्रिएट होता है। अब तेज़ी से चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंडक्टिंग किसी सोर्स में हमारे पास मान लीजिए 50 चार्जेस हैं और ये जो 50 चार्ज हैं वो किसी वायर के थ्रू एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ट्रांसफ़र होंगे, यानी उस वायर में करंट आएगा। अब सोचिए अगर 1 सेकंड में एक ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा। ओके, एक केस हो गया हमारा। दूसरा केस, 1 सेकंड में 5 चार्ज ट्रांसफ़र हों। अब बताइए पूरे 50 चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा? अगर हम 1 सेकंड में 1 चार्ज के रेट पर देखें तो
तो 50 सेकंड में वो सारे चार्ज ट्रांसफ़र हो पाएंगे। और 1 सेकंड में 5 के रेट पर देखें तो आपके 10 सेकंड में पूरे 50 चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक में टाइम 50 सेकंड, एक में 10 सेकंड। कौन सा ज़्यादा फास्ट? जिसमें टाइम कम लगा, यानी 10 सेकंड। 10 सेकंड में क्वांटिटी कितनी ट्रांसफ़र हुई? पर सेकंड 5। तो वहाँ क्वांटिटी भी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है, टाइम भी कम लग रहा है, यानी रेट जिसका अच्छा होगा, जो कम टाइम में पहुँचेगा, उसमें एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसलिए यहाँ हम चार्ज के फ़्लो को नहीं, चार्ज के फ़्लो के रेट को कंसीडर करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड करेंट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। अब इसको मैथमेटिकली भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा, ये तो वर्बली हमने देखा। तो जो हमारी डेफिनेशन होती है वही इक्वेशन बनाती है, वही रिलेशन क्रिएट करती है। तो पहले तो हम देखें चार्ज को एसआई सिस्टम में या साइंस के टर्म में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं चार्ज हमारे पास आई से रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरी बात, जो डेफिनेशन है उसके बेस पर ये क्या है? तो डेफिनेशन है द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। ओके, तो चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी रेट वर्ड आ जाए तो यानी हम किसी चीज़ का कंपेयर कर रहे हैं, और जनरली हम टाइम से कंपेयर करते हैं। ओके, तो रेट वर्ड आता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है टाइम वहाँ इन्वॉल्व होगा, और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक हमारा फंडा बन जाएगा, जब रेट आएगा तो टाइम को डिवाइड में पहुंचा देंगे, आपको कभी ये भूलेगा नहीं। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ओके, टाइम से हमने उसको डिवाइड किया। ठीक है, ये हमारा करंट का रिलेशन बन गया, जो क्या इंडिकेट कर रहा है? चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ चार्ज हमारा कूलाम, और टाइम की एसआई सिस्टम में यूनिट होती है सेकेंड। तो हम यहाँ करंट की एक यूनिट भी बोल सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड। ओके, लेकिन जिन्होंने करंट के फिनोमेना को समझाया, उन साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में हमने इसकी एक और यूनिट ली जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, उसको हम बोलते हैं एम्पियर। इन्होंने ही करंट को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया, उसको पूरा एलाबरेट किया, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इसकी एसआई यूनिट एम्पियर भी है। ओके, तो आई थिंक आपको चार्ज की एसआई यूनिट, एम्पियर, चार्ज की डेफिनेशन समझ में आई होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चार्ज की एसआई यूनिट का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन बन सकता है चार्ज, करेंट और टाइम के बीच रिलेशन। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, और करंट का एक रिलेशन दे सकता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू इंटू टी, आई इज इक्वल टू टी बाई क्यू, या नन ऑफ दीज। ऐसे ऑप्शंस में से आपको एक ये सिलेक्ट करना होगा। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं। ओके, तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर कि आगे क्या फिनोमेना हो सकता है, तो अब हमें यहाँ क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि चार्ज तो ट्रांसफ़र हुआ, करंट जनरेट हुआ, लेकिन ये ट्रांसफ़र होता कैसे है? क्या कॉजिंग एजेंट है जो चार्ज को ले जाएगा? या क्यों चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा? ज़रूरी है क्या? उसको एक जगह स्टेबल भी तो रहना चाहिए। तो कोई ना कोई बात तो होगी, जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? मान लीजिए आपका कोई काम ही नहीं है, तो आप काम क्यों कहीं बाहर जाएंगे? यानी कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तभी मोशन होगा। तो वो ज़रूरत क्या है चार्ज की? ठीक, तो ये ज़रूरत है, उसके लिए हम समझेंगे, सिंपल से 3 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, फिर आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 3 अलग अलग पिक्चर्स हैं। ओके, इन पिक्चर्स के बेस पर देखें तो पहले केस में हमारे पास यहाँ टैंक की पिक्चर्स है, यहाँ पर 2 वाटर टैंक हैं। एक केस में आप देख सकते हैं दोनों में पानी भरा हुआ है, और एक पतले से पाइप के थ्रू ये दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि पानी का फ्लो होगा इनमें, लेकिन पहले केस में दोनों में पानी का लेवल एक सा है। ओके, तो इस कारण किसी भी टैंक से किसी और दूसरे टैंक में पानी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओके, दूसरे केस में देखें, टैंक ए में बहुत ज़्यादा पानी है, जबकि टैंक बी में उसके कंपेयर में कम है। तो पानी का फ्लो ए से बी की तरफ हम देख पा रहे हैं। ठीक है, दोनों ही केस आपने देख लिए। यहाँ डिफरेंस कहाँ है? यहाँ डिफरेंस है क्वांटिटी का।
जहाँ बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है हायर टू लोअर, ठीक है, वहाँ हमें कहीं ना कहीं फ्लो नज़र आता है, और फ्लो का जो मोशन है वो हाई से लो की तरफ। ओके, तो वाटर टैंक वाला केस आपने समझ लिया। अभी इससे रिजल्ट क्या है वो हम समझेंगे। अभी तो आपको सिर्फ केस देखना है, जहाँ पानी इक्वल वो हमारा कोई फ्लो जनरेट नहीं करेगा, जहाँ पानी के बीच लेवल डिफरेंस है वहाँ पानी का फ्लो हाई से लो की तरफ होगा। इसके बाद फिर हमारे पास एक और पिक्चर है, यहाँ हम डैम को देख सकते हैं। डैम का प्रोसीजर क्या होता है, डैम में हमेशा हम पानी की स्टोरेज हाई एल्टीट्यूड पर करते हैं, ऊंचाई पर कहीं करते हैं, और इनसे फिर हम गेट ओपन करते हैं और पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है। यानी अगर हमें डैम का केस देखना है तो पानी का फ्लो कराना है तो हमें एक जगह स्टोरेज करना होगा हायर लेवल पर, और फ्लो कराएंगे लोअर लेवल पर। यहाँ भी वही केस क्रिएट हो रहा है। ओके, तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ समझ में आई कि जब कहीं भी आपको कहीं फ्लो कराना है पानी का, तो उन दोनों लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी ज़्यादा फ्लो होगा। और ये जो डिफरेंस है इसी को अब हम रिप्लेस करते हैं एनर्जी से। समझिए, ये जो पानी है ये हमारे चार्जेस हैं, ये हमारी एनर्जी है। तो जहाँ एनर्जी में डिफरेंस होगा वहाँ हाई से लो की तरफ पानी यानी कि हमारे चार्ज फ्लो कर जाते हैं, यानी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो होगा। वही केस हमारे डैम वाले के कंडीशन में नज़र आ रहा है, हाई से लो की तरफ पानी का फ्लो। अब इसको थोड़ा सा और समझें, अगर हम अपनी डेली लाइफ में या हमारी सोसाइटी में यही फिनोमेना, यही रूल अप्लाई हो रहा है, तो देखिए हमारी सोसाइटी में हम 3 टाइप्स के लोग देखते हैं। एक होते हैं रिच, ओके, जिनके पास बहुत पैसा है। एक होंगे मिडिल क्लास, और एक होते हैं पुअर। ये 3 टाइप में सोसाइटी डिवाइड है। रिच जिनके पास बहुत पैसा है, मिडिल क्लास जो पुअर तो नहीं लेकिन उतने रिच भी नहीं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये अर्निंग करते हैं लेकिन पुअर से ज़्यादा, रिच से कम। और पुअर जिसके पास कोई पैसा नहीं है, ठीक। अब यहाँ डिफरेंस देखिए, सोचिए अगर ये सारी कंडीशन बदल जाती और यहाँ तीनों के पास बराबर अमाउंट में मनी होता, यानी ना कोई अमीर होता ना कोई गरीब होता, तब हमारी दुनिया कैसी होती। सोचिए, अगर सबके पास बराबर पैसा है, ठीक, तो कोई कहीं काम नहीं करेगा। आपको इतना अमाउंट में पैसा मिल जाए जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करता हो, आप काम करना बंद कर देंगे, ठीक। यही कंडीशन हमारी एनर्जी के साथ है जो हमारी सोसाइटी में नज़र आ रही है। सब में बराबर एनर्जी, एनर्जी अब हमारे लिए पैसा है, इससे बड़ी एनर्जी कोई नहीं। हम सारी स्टडी, सारा काम, ज़्यादातर हमारा मोटिव पैसा कमाना ही है, एक अच्छी जॉब, एक सिक्योर लाइफ विथ रिस्पेक्टफुल अर्निंग के साथ। तो यहाँ अगर पैसे सब में बराबर हो जाएंगे यानी एनर्जी का लेवल सब में बराबर होगा, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो रिच के पास बहुत पैसा यानी बहुत एनर्जी है, पुअर के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, उसके पास लोएस्ट एनर्जी है। मिडिल क्लास वाला मीडियोकर है, उसके पास थोड़ा सा पैसा यानी थोड़ी एनर्जी है, लेकिन उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब होगा क्या, रिच को अगर कोई काम कराना है तो वो इन दोनों से ही अपना काम करा सकता है। जिसके पास जितना कम एनर्जी वो उतना ज़्यादा वर्क करने तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, मनी का फ्लो हाई टू लो की तरफ बन जाता है। चार्ज हाई से लो की तरफ, मनी हाई से लो की तरफ, रिच टू पुअर, ठीक है। यानी कि कहीं भी एनर्जी का फ्लो कराना है तो एक ही कंडीशन सबसे मस्ट है जो हमने यहाँ शो कराई है, वो है एनर्जी डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी। ओके, ऊर्जा के प्रवाह के लिए ऊर्जा का अंतर जरूरी है, और ये हमारे नेचर में हर जगह अप्लाई होता है। तो एनर्जी का डिफरेंस अगर है तभी फ्लो ऑफ एनर्जी होगा। अगर एनर्जी डिफरेंस ही नहीं है, सब कुछ रुक जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी का डिफरेंस छोटा मत समझिएगा, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम इसको चार्ज के लिए समझ रहे हैं, तो हमने देख लिया हाई से लो की तरफ फ्लो चार्ज का होता है, वाटर का होता है, एनर्जी का होता है। और जब कभी भी ये फ्लो होगा करेंट जनरेट होगा, ओके। तो यहाँ जो हमारा फंडा बन गया, हमारा की कॉन्सेप्ट बन गया, यही हमारी
पूरी इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये जो एनर्जी है वो हमारे पास फ्लो होने वाली है, उसके लिए एनर्जी का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो अब आगे के पॉइंट पर हम जाते हैं कि इसको हम थोड़ा और साइंस के लैंग्वेज में समझें। तो ये जो एनर्जी है, तो आप में किसी काम करने की एनर्जी होगी तो आप में वो काम करने का पोटेंशियल होगा। यू हैव दैट पोटेंशियल। ओके, तो हमने इसको एक वर्ड दिया पोटेंशियल, यहीं से हमारी डेफिनेशन बन जाती है। तो एनर्जी की यही ज़रूरत या क्षमता को पोटेंशियल कहते हैं, और यही डिफरेंस जो एनर्जी का डिफरेंस है हमारी साइंस के टर्मिनोलॉजी में कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हिंदी में पोटेंशियल को बोलते हैं विभव, इलेक्ट्रिसिटी में से विभव बोलते हैं, वैसे क्षमता होता है। तो यही पोटेंशियल का डिफरेंस करंट का फ्लो कराता है। जो हमने एग्जाम्पल से समझा एनर्जी का डिफरेंस, साइंस के टर्म में उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज के फ्लो होने के कारण करंट जनरेट होगा। ओके, तो यही हमारा सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा था। तो इसको अब नहीं भूलना है आपको। यहाँ एक सर्किट डायग्राम मैंने दिया है, बैटरी आप देख सकते हैं, बैटरी आपने देखी होगी एक सेल को, यहाँ दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो प्लस और माइनस सीधी बात है एनर्जी डिफरेंस बता रहा है। जैसे ही हमने इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो आप देख सकते हैं ये वायर यहाँ बीच से बल्ब कनेक्टेड है, और ये अब देखिए चार्ज का फ्लो कहाँ से होगा, हाई से लो एनर्जी की तरफ, यानी चार्जेस इस तरफ भागना स्टार्ट करेंगे, और ये चार्ज होते हुए इस बल्ब के रास्ते से होंगे, तो इस बल्ब को भी अपनी एनर्जी देंगे और ये अपना वर्क कर देगा और चार्ज घूमते हुए लोएस्ट पार्ट पर आ जाएंगे। तो चार्ज का फ्लो, करंट जनरेट होता है। यहाँ एक आपको रूल याद रखना है, चार्ज के फ्लो के अपोजिट ही करंट की डायरेक्शन ली जाएगी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी ये एक डायरेक्शन में नहीं होते। आप ऐसा ध्यान रखें कि चार्ज और करंट एक दूसरे के दुश्मन हैं, एनिमी हैं। कभी भी वो एक साथ नहीं रहना चाहते। तो भाई एक इधर जाएगा तो दूसरा हमेशा अपोजिट होगा। ये आपके डायरेक्शन न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया। पोटेंशियल डिफरेंस इज द नेसेसरी पार्ट फॉर द जनरेशन ऑफ करंट। ठीक, तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहते हैं। अब यहाँ फिर से हमारी डेफिनेशन देखिए, जो अगर आप समझते जाते हैं कॉन्सेप्ट को तो डेफिनेशंस आपको याद नहीं करनी होती हैं, वो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। अब समझिए इसको, एनर्जी का ट्रांसफ़र एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, याद आया कुछ? ठीक, यानी हमने कुछ ना कुछ वर्क किया, और उसका एक रिलेशन भी लगाया था कि वर्क कब होगा, जब हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट देखने मिलता है। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ठीक, वर्क हुआ, और ये किस पर, एक फोर्स पर डिपेंड करता है और एक डिस्प्लेसमेंट जनरेट करता है। यहाँ भी देखिए, जो फोर्स है उसने, यानी हमारी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट या चार्ज का जाने का नेचर, तो किसी ना किसी फोर्स के कारण ये हायर टू लोअर की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और जितना अमाउंट का चार्ज ट्रांसफ़र होगा और जितना लंबा जाएगा ये क्या कहलाएगा, वर्क डन। तो सिंपल हमने उसको वर्क से रिलेट किया। ठीक, so it is the amount of work done to transfer a charge from one point to another point is called potential और potential difference। दोनों वर्ड एक से लगते हैं, दोनों की एक सी डेफिनेशन, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। इसको फिर से हम समझें, पहले हम डेफिनेशन देख लें। तो वर्क किस पर, अब यहाँ एक और शब्द आ जाएगा, एक और टर्म आ जाएगा, किस पर वर्क, तो पर यूनिट चार्ज। अब इसको फिर से हमें समझना है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, लेकिन पर यूनिट चार्ज, अगर कहीं पर हमारे पास 1000 चार्जेस हैं तो एक चार्ज को ले जाने में जितना काम होगा
जितना वर्क लगेगा उसके बेस पर हम पोटेंशियल कहेंगे। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना अच्छा करेंट। ओके, तो किस पर हमने वर्क किया? चार्ज पर। ठीक, तो हमारा रिलेशन W/Q, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पर काम, वर्क चार्ज पर काम किया, इसलिए W/Q हमारा रिलेशन होगा। तो V इज इक्वल टू W/Q। अब एक माइनर सा जो डेफिनेशन, जो वर्ड मैंने कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, तो समझिए। जब हम किसी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ट्रांसफ़र कराते हैं, उसमें जो वर्क होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, किसी गरीब ने अमीर के लिए काम किया, क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच एनर्जी का, मनी का डिफरेंस था, तो उसको हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, लेकिन जब हमारी किसी अननोन पोजीशन, जो हमारी रेंज से बाहर होती है, वहाँ से चार्ज को पकड़ के ला रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी टू एनी फील्ड, उस केस में हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल। याद रखिए, जब दो लोगों के बीच कंपेयर करोगे तो डिफरेंस होता है, लेकिन जब खुद से ही आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वहाँ डिफरेंस नहीं होगा। आपके पास कितना पैसा है वो आपका पोटेंशियल है। ठीक है, दूसरे से कंपेयर करोगे तब पता चलेगा ना कि कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो ऐसे ही यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल हुआ। आपके पास इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे हो तो पोटेंशियल, और किसी पर्टिकुलर फील्ड में चार्ज को ले जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये पूरा फिनोमेना बताया था बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, अलेसेंद्रो वोल्टा। ओके, तो इन्होंने इसको समझाया और इन्हीं के सम्मान में या इन्हीं के रिस्पेक्ट में इस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को नाम दिया वोल्ट। ओके, तो वैसे देखें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क हमारा जूल है, पर यूनिट चार्ज यानी कूलाम। ठीक है, जूल पर कूलाम भी हम बोल सकते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट में हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो यहाँ से भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं बहुत ज़रा देख लें। चार्ज का ट्रांसफर, हाई टू लो पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। ओके, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज वोल्ट। अगेन यूनिट ऑफ चार्ज वहाँ ऑप्शन हो सकते हैं, तो वहाँ जूल पर कूलाम भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम वर्क के साथ जाएं तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको एलैबोरेट कर सकते थे, फोर्स यानी न्यूटन पर, वो न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय कूलम। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी तब आप सीख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर, सॉरी चार्ज नहीं, करंट का जनरेशन समझ में आपको आ गया होगा। करंट कहाँ से कहाँ जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, चार्ज क्यों फ्लो करता है। ओके, अब देख लेते हैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होगा कैसे। हमने बार बार कहा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तभी चार्ज फ्लो करेगा, तभी हमारा करंट जनरेट होगा। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे कैसे, प्रैक्टिकली हम इसको कहाँ जनरेट कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक और टूल है, एक और इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक, तो सेल पर आ जाते हैं। तो किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए सेल या बैटरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेल उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है, और जब हम एक साथ बहुत सारे सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं बैटरी। ठीक, चार्ट वाइज, सर्किट वाइज अगर हम देखें तो सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन बहुत बड़ी होती है, एक छोटी होती है। तो बड़ी लाइन है वो हमारा प्लस टर्मिनल कहलाएगा, और छोटी लाइन हमारा माइनस टर्मिनल कहलाएगी। लेकिन पहले समझें ये सेल क्या है, आगे के वीडियो में भी हम इसको दोबारा एलेबरेट करेंगे, इसलिए अभी भी हम देखें तो सेल होता क्या है। तो सेल एक केमिकल डिवाइस होता है, हम वहाँ केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होगा। सेल में हम केमिकल सोल्यूशन यूज़ करते हैं और उसमें दो टर्मिनल बना देते हैं, एक को प्लस एक को माइनस, और फिर हम उसको करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास। उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो सेल का जो केमिकल सॉल्यूशन है वो क्या होता है, उसके आयंस ब्रेक हो जाते हैं। उसमें भी प्लस आयन और माइनस आयन होते हैं। अब आयंस ब्रेक हो गए, हमें पता है चार्ज के बीच फोर्स जो लगता है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अब समझिए इसको ध्यान से, सेल में जो दो टर्मिनल होंगे हमारे, एक होगा प्लस एक माइनस। मैं यहाँ कोशिश करता हूँ आपको कुछ वो दिखा सकूँ। ये हमारी बैटरी या सेल का स्टोरेज होता है, जिसमें हम
केमिकल सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। सपोज ये हमारे लिए केमिकल सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद यहाँ हमने 2 टर्मिनल कनेक्ट किए, ये जो लिक्विड सॉल्यूशन में डिप होंगे। एक को हमने चार्ज करने के लिए इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्लस टर्मिनल जोड़ा, यानी यहाँ से एक वायर लगा के हम इसको कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सेक्शन हमारा नेगेटिव होगा। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया। अब इस सेल के अंदर, इस लिक्विड के अंदर या इस केमिकल सॉल्यूशन के लिए अंदर इसके आयंस ब्रेक हो जाते हैं, इसमें भी प्लस और माइनस आयंस होते हैं। अब होगा क्या, लाइक चार्ज तो रिपेल करते हैं, यानी ये प्लस इस प्लस को तो रिपेल करेगा, लेकिन ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो माइनस है इसकी तरफ मूव करेंगे, ऐसे ये वाला प्लस इसकी तरफ मूव करेगा। ओके, तो होता क्या है, थोड़ी देर बाद ये प्लस माइनस सेपरेट हो जाते हैं। प्लस टर्मिनल पर माइनस आइंस, यानी उनको हम बोलते हैं एनाइंस का कलेक्शन हो जाता है, और माइनस टर्मिनल पर पॉजिटिव आयंस या कैटाइंस का कलेक्शन हो जाता है। अब देखिए एक दुनिया बन गई जिसमें एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस। ये जो एनर्जी डिफरेंस है यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब हम बाद में क्या करते हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ बैटरी में 2 टर्मिनल, यही ये चार्ज हो चुकी है, इसमें एनर्जी डिफरेंस है। अब हमने इसको बाहर से एक वायर से जोड़ा जिसमें हमने बल्ब कनेक्ट कर रखा है। तो होगा क्या, ये एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज जो कलेक्टेड है वो भागेंगे। वो कहाँ भागेंगे, यहाँ जो कलेक्टेड हैं सारे के सारे माइनस, वो इस प्लस की तरफ भागने स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा सर्किट इस तरीके से पूरा हो जाता है। तो चार्ज फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, हमारा काम हो गया। ये है सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अभी हमें सिर्फ सेल की डेफिनेशन देखनी है। तो सेल क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर स्टोर केमिकल एनर्जी का उपयोग कर किसी कंडक्टर के 2 सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। देखिए मैंने ये वीडियो दोनों मीडियम के लोगों के लिए बनाया है, इंग्लिश या हिंदी। तो थोड़ा आपको यहाँ पर समझने में अगर कोई परेशानी जा रही हो तो थोड़ा आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल इज अ स्टोरिंग डिवाइस, is a device which convert chemical energy into the electrical energy for the producing a potential difference for generation of current. ओके, और जब हम एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा सेल को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सेल और बैटरी देखा जाए तो एक ही यूनिट है, बट बहुत सारे सेल्स को ही बैटरी बोलते हैं, और यही बैटरी है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अब हम आगे धीरे धीरे पावर जनरेशन पर जाएंगे, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारा करेंट, चार्ज और सोर्स ऑफ जनरेशन तीनों यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे इसके कारण क्या क्या फिनोमेना होते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक आएगा नेक्स्ट में। तो तब तक आप स्टडी करिए। जो भी डाउट हो, जो भी आपका क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।